नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टॉक मार्केट यात्रा। दोस्तों, इस पार्ट में हम आईपीओ के कंसेप्ट को बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। इस पार्ट में हम जानेंगे फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, कौन कौन इस आईपीओ में अप्लाई करते हैं, कंपनी आईपीओ आखिर क्यों लेके आती और उनके लिए इसके फायदे और नुकसान क्या है, आईपीओ में अप्लाई करने से पहले हमें किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, आईपीओ में अप्लाई कैसे करें, आईपीओ अप्लाई करने का हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल को भी जानेंगे और अंत में हम जानेंगे कंपनियों द्वारा आईपीओ के लिए किए गए प्रोसेस को भी समझेंगे। तो चलिए एक एक करके हम आईपीओ के सारे कंसेप्ट को समझते हैं। दोस्तों, आईपीओ को समझने से पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग पहले फाइनेंशियल मार्केट को थोड़ा सा समझ लें। फाइनेंशियल मार्केट वह जगह है जहां इक्विटीज, बॉन्ड, सिक्योरिटीज आदि में लेन देन किया जाता है। फाइनेंशियल मार्केट दो प्रकार के होते हैं। पहला है मनी मार्केट और दूसरा है कैपिटल मार्केट। अब मनी मार्केट क्या होता है? तो मनी मार्केट एक ऐसा बाजार है जहां शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज में लेन देन किया जाता है। इसका अर्थ है उन सिक्योरिटीज से जहां भुगतान की अवधि मात्र 1 वर्ष तक की होती है। इन सिक्योरिटीज में मुख्य रूप से कॉल मनी, ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर आदि शामिल हैं। आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है। दूसरा है कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट वह बाजार है जिसमें आमतौर पर 1 वर्ष से अधिक समय की अवधि के लिए धन उपलब्ध कराया जाता है। इस मार्केट में शेयर्स, बॉन्ड आदि में व्यापार करते हैं। सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस पूरे मार्केट को रेगुलेट करता है। कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट से बने होते हैं। चलिए हम प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को समझते हैं। प्राइमरी मार्केट वह जगह है जहां पर पहली बार बाजार में कंपनियां, सरकारी संस्थाएं द्वारा सीधे निवेशकों को सिक्योरिटीज जारी की जाती है। आसान भाषा में कहूं तो आईपीओ की सारी प्रक्रिया प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत ही आती है। और वहीं सेकेंडरी मार्केट वह जगह है जहां आप सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा मान्यता प्राप्त ब्रोकर के माध्यम से एनएससी और बीएसई में सूचीबद्ध कंपनियों के शेयर्स को खरीद बेच सकते हैं। यहाँ पर आप शेयर्स के अलावा बॉन्ड्स, ऑप्शन, फ्यूचर्स, डिबेंचर आदि को खरीद बेच सकते हैं। आसान भाषा में कहूँ तो शेयर्स के स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के बाद जो भी शेयर्स की बाय सेल होती है वह सारी सेकेंडरी मार्केट में होती है। चलिए अब हम आईपीओ को समझते हैं। आईपीओ का फुल फॉर्म इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग है। जब भी कोई प्राइवेटली ओन्ड कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को पहली बार इश्यू करती है और उसके बदले जनरल पब्लिक से पैसे रेज करती है, इस प्रोसेस को आईपीओ कहा जाता है। यह कंपनी को स्टॉक मार्केट में एंटर करने का एक रास्ता होता है जहां एनएससी और बीएसई पर शेयर्स लिस्ट होने के बाद बड़ी ही आसानी से शेयर्स को खरीदा और बेचा जा सकता है। प्राइवेट कंपनीज आईपीओ लाने के बाद पब्लिक लिमिटेड कंपनियां हो जाती हैं। आईपीओ में निवेश करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना ज़रूरी है। आईपीओ के दो टाइप होते हैं, जिसमें पहला है फिक्स प्राइस आईपीओ और दूसरा है बुक बिल्डिंग आईपीओ। फिक्स प्राइस आईपीओ आसान भाषा में कहूँ तो कंपनी एक निश्चित प्राइस पर आईपीओ इश्यू करती है और पब्लिक को उसी प्राइस पर अप्लाई करना होता है। और वहीं पर बुक बिल्डिंग आईपीओ में क्या होता है, एक प्राइस रेंज फिक्स होती है, जैसे 100 से 105, और इसी प्राइस रेंज में हमें बिड करना होता है। यहाँ 100 को फ्लोर प्राइस कहते हैं और 105 को कैप प्राइस। इस तरह के आईपीओ में फ्लोर प्राइस और कैप प्राइस में 20% का अंतर रखा जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं आईपीओ में शेयर्स खरीदने के लिए कौन कौन अप्लाई करते हैं। इसमें सबसे पहले है क्यूआईबी यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर। इनमें म्यूचुअल फंड हाउसेस, बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो सेबी में रजिस्टर्ड होते हैं आदि आते हैं। क्यूआईबी के लिए कोटा पहले ही निश्चित होता है। दूसरा है एनआईआई यानी नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ये ज़्यादा नेटवर्थ वाले निवेशक आते हैं, जैसे एनआरआई, कंपनीज, ट्रस्ट, सोसाइटीज आदि जो 2 लाख से अधिक के लिए आईपीओ में अप्लाई करते हैं। तीसरा है आरआईआई यानी रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर। ये कोटा आम पब्लिक का होता है जो 15,000 से 2 लाख तक आईपीओ में लगा सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कंपनियां आईपीओ क्यों लाती हैं और उन्हें क्या फ़ायदा होता है। सबसे पहला रीज़न है फंड रेज करने के लिए, ताकि कंपनी नए प्रोजेक्ट, एक्सपेंशन और डेवलपमेंट कर सके। अब इसे उदाहरण से समझे। मान लो कोई XYZ कंपनी है जो कि लगातार आगे बढ़ रही है और उसे लगता है कि उसे और ज़्यादा विस्तार करने की ज़रूरत है, यानी अब कंपनी को दूसरे शहरों में भी विस्तार करना है। इस हालत में कंपनी को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो कंपनी बैंक लोन ले सकती है, लेकिन बैंक लोन को कंपनी को एक निश्चित समय पर ब्याज के साथ लौटाना पड़ेगा। जबकि अगर कंपनी आईपीओ के जरिए फंड इकट्ठा करती है तो उसे न किसी को पैसा लौटाना पड़ेगा, न कोई ब्याज देना पड़ेगा। इस प्रकार कंपनी द्वारा आईपीओ लाने का एक वजह यह भी होता है कि कंपनियां कर्जा नहीं लेना चाहती हैं।
कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्जा होने पर भी कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं ताकि उस पैसे से वो कर्जे को कम कर सकें या पूरी तरह उतार सकें। पब्लिसिटी और अपनी कंपनी के ब्रांड वैल्यू को बढ़ाने के लिए भी कंपनियां आईपीओ लेके आती हैं। एंजल इन्वेस्टर और वेंचर कैपिटल एग्जिट लेना चाहते हो, ऐसे हालात में भी आईपीओ को लाया जाता है। ये इन्वेस्टर वो होते हैं जिन्होंने बिजनेस की शुरुआत में कंपनी में पैसे लगाए होते हैं और अब अच्छा मुनाफा होने की वजह से वो एग्जिट लेना चाहते हो। दोस्तों चलिए जानते हैं कंपनी के लिए आईपीओ लाने का क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। सबसे पहला है सेबी के नियमों को पालन करना। जैसा कि आप जानते हैं शेयर मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, तो इसलिए कंपनी को इनके नियम फॉलो करने पड़ते हैं, वरना सेबी इनको डीलिस्ट कर सकता है, जो कि बहुत सी कंपनियों के साथ पहले भी हो चुका है। अगला है डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। कंपनी को अपने फाइनेंशियल रिपोर्ट जैसे रिजल्ट्स, प्रमोटर लिस्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, डेट आदि कंपनी को बताना पड़ता है। अगला है प्रेशर ऑन कंपनी परफॉर्मेंस। कंपनी के मैनेजमेंट पर हमेशा प्रेशर बना रहता है कि वो कंपनी की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करते रहे ताकि शेयर होल्डर की उम्मीदों पर खरा उतर सके। नेक्स्ट है डिसीजन पावर। आईपीओ आने के बाद डिसीजन लेने का फैसला शेयर होल्डर के पास चला जाता है। अगला है प्रमोटर की हिस्सेदारी कम हो जाती है। और फाइनली आईपीओ फेल भी हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आईपीओ फेल भी हो जाता है क्योंकि जितने शेयर्स कंपनी ने मार्केट में लाए होते हैं वो सारे सब्सक्राइब नहीं हो पाते हैं। दोस्तों अब सबसे ज़रूरी बात पर हम जानकारी लेंगे कि कोई भी आईपीओ में पैसा लगाने से पहले हमें क्या देखना चाहिए और कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। इसमें सबसे पहले तो अपनी रिस्क कैपेसिटी को हमें जान लेना चाहिए। दूसरा है कंपनी के DRHP यानी ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस को अच्छे से पढ़ें। इसमें कंपनी से संबंधित कई महत्वपूर्ण जानकारियां होती हैं, जैसे कंपनी के बिजनेस, पास्ट परफॉर्मेंस, संपत्तियां और देनदारियां, आईपीओ के जरिए प्राप्त फंड के इस्तेमाल से संबंधित डिटेल्स और संभावित रिस्क फैक्टर आदि। जुटाई गई पूंजी का उद्देश्य क्या है, इसे कहाँ इस्तेमाल किया जाना है आदि। यदि आईपीओ के सारे पैसे सिर्फ कर्ज भरने के लिए जुटाए गए हैं तो थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए, और यदि आईपीओ का पैसा कंपनी अपनी तरक्की में लगा रही है तो ये अच्छी बात हो सकती है। प्रमोटर को जानें, यानी जो कंपनी को चला रहे हैं, इनका पास्ट रिकॉर्ड क्या है, कितने सालों से कंपनी में शामिल है इत्यादि। कंपनी का कारोबार और इसके फ्यूचर एस्पेक्ट के बारे में जान लें। दोस्तों आसान भाषा में कहूँ तो आप उस बिजनेस में पैसा लगाएं जिसे आप समझते हो और आपको लगता है कि उस बिजनेस का भविष्य भी अच्छा है। मीडिया में दिखाए गए विज्ञापन से अट्रैक्ट होकर आपने कभी आईपीओ में अप्लाई नहीं करना चाहिए। भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनना है कि सब अप्लाई कर रहे हैं इसलिए मैं भी अप्लाई कर रहा हूँ। आपने अपनी स्टडी और रिसर्च खुद करना है और उसी के बेसिस पे आपने अप्लाई करना है। ये मिथ कभी न रखें कि आईपीओ में शेयर्स की वैल्यू सस्ती होती है। चलिए अब हम जानते हैं आईपीओ में इन्वेस्ट कैसे करें। दोस्तों आईपीओ में इन्वेस्ट करने के लिए एक बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट का होना आवश्यक है। आईपीओ में ASBA यानी एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक अमाउंट और यूपीआई के माध्यम से आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। आईपीओ 3 से 5 दिन के लिए खुला रहता है। आईपीओ में आपको 1 या 2 शेयर्स के लिए नहीं बल्कि लॉट में अप्लाई करना होता है। आईपीओ प्रोसेस में आपके बैंक अकाउंट में आईपीओ के पैसे ब्लॉक रहते हैं, जो कि अलॉटमेंट होने पर डेबिट हो जाते हैं, अन्यथा वो पैसे अनब्लॉक हो जाते हैं। चलिए दोस्तों अब हम ज़ीरोधा, जो कि डिस्काउंट स्टॉक ब्रोकर है, के ऐप से यूपीआई के माध्यम से आईपीओ में कैसे अप्लाई करते हैं उसका लाइव डेमो हम देखेंगे। सबसे पहले आपने ज़ीरोधा के काइट ऐप में लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन हो जाना है। उसके बाद आप सीधे मार्केट वॉच के पेज पर पहुंच जाएंगे। इस पेज में नीचे राइट कॉर्नर पर आपने अपनी आईडी पर क्लिक करना है। आपको कंसोल का ऑप्शन दिखाई देगा, उसमें आईपीओ पर आपने क्लिक करना है। इसके बाद आप console.zerodha.com पर पहुँच जाएंगे। इस पेज पर सबसे ऊपर टाइमिंग दिया गया है, जो कि ट्रेडिंग डे पर सुबह 10 से 4:30 बजे तक इस आईपीओ में आप अप्लाई। उसके बाद नीचे आपको आईपीओ विंडो दिख रहा होगा, जो कि आईपीओ की लिस्ट है। जो आईपीओ क्लोज हो चुके हैं उनके आगे क्लोज लिखा होगा और अभी जो चालू है उनके आगे बिड लिखा होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं AWL के आगे बिड लिखा है, इसका मतलब ये आईपीओ अभी फ़िलहाल चालू है। तो चलिए हम AWL में आईपीओ को अप्लाई करके देखते हैं। AWL यानी अदानी विल्मर लिमिटेड का ये आईपीओ अभी फ़िलहाल चालू है। AWL के राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा बिड, जिसे हमें पता चल रहा है कि ये आईपीओ अभी फ़िलहाल चालू है। और उसके राइट साइड में आपको क्वांटिटी दिखाई दे रही होगी, जो कि 65 की है। ये 1 लॉट के साइज़ की क्वांटिटी है। उसके नीचे आपको एंड डेट, इस आईपीओ का एंड डेट जो है वो दिखाई दे रहा होगा। उसके नीचे आपको स्टेटस दिख रहा होगा, उस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन नज़र आएंगे जो इस आईपीओ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये ऑफ़र कब स्टार्ट हुआ, ये आईपीओ कब एंड होगा, कब अलॉट होगा, कब आपका रिफ़ंड वापस आपके अकाउंट में रिफ़ंड किया जाएगा, आपके अकाउंट में यदि आपको शेयर्स अलॉट हो गए वो आपके डीमैट अकाउंट में कब ट्रांसफ़र होगा, और फाइनली इस आईपीओ के शेयर्स की लिस्टिंग किस डेट को होगी।
और लास्ट में मैंडेट एंड, यानी ये वो डेट है जो जब सारे आईपीओ का प्रोसेस ख़त्म हो चुका होगा। तो चलिए अब हम आईपीओ AWL के बिड में क्लिक करते हैं। तो क्लिक करने के बाद आपको ये पेज सामने नज़र आएगा। इसमें सबसे ऊपर शो डिटेल्स है। शो डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे ये इशू ओपन कब हुआ, क्लोज कब होगा, उसके बाद कितने शेयर्स कंपनी ने मार्केट में लाए हैं। इस केस में जैसे देख रहे हैं हम 12.25 करोड़ शेयर्स मार्केट में लाए गए हैं। इसके इशू प्राइस कितने हैं, जो कि 218 से 230, यानी आप इस प्राइस रेंज में इस आईपीओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और मिनिमम क्वांटिटी जो एक लॉट का साइज़ है 65 शेयर्स। उसके नीचे आपको यूपीआई आईडी दिख रही होगी, उस यूपीआई आईडी में आपने अपना यूपीआई आईडी सिंपली ऐड कर देना है। बहुत सारे बैंकों के यूपीआई आईडी को सपोर्ट करता है, जैसे आपको पेटीएम है या फिर और किसी भी बैंक में जो भी आपकी यूपीआई आईडी है। उसके नीचे आप देखेंगे इन्वेस्टर टाइप, तो हमने इसमें सिंपली इंडिविजुअल इन्वेस्टर पर टिक कर देना है। उसके बाद क्वांटिटी जैसे कि बताया मैंने 65 शेयर का एक लॉट है, तो हमने एक लॉट के लिए जैसे हम अप्लाई कर रहे हैं तो 65 शेयर इसमें भर देना है। उसके नीचे कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस का मतलब हो गया कि मैक्सिमम जो इश्यू प्राइस है उसका मैक्सिमम जो है हमने देखा 230 रुपये, तो हम चाहते हैं कि वो जो मैक्सिमम प्राइस है उस पर हमें अलॉट हो जाए, तो हम उसको कट ऑफ प्राइस सेलेक्ट कर लेंगे। इससे क्या होगा, अगर आईपीओ ओवर सब्सक्राइब तो हमें अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद नीचे आप सीधा टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लीजिए। उसके बाद आपको नीचे अमाउंट दिखाई देगा, आपके कितने अमाउंट इस एक लॉट के पीछे आपके बैंक में ब्लॉक होने हैं, और उसके बाद फाइनली आपने सबमिट कर देना है। तो ये देखिए आपको दिखा दे रहा है योर एप्लीकेशन सबमिटेड। तो जैसा कि आपने यहाँ से सबमिट कर दिया, तो आपने जो भी आपने अपनी यूपीआई आईडी दी होगी वहाँ पे जाके जो मैंडेट है उसको एक्सेप्ट कर लेना है, ताकि वो आपका अकाउंट में पैसा क्या हो जाए, उस समय ब्लॉक हो जाए। अगर आप मॉडिफाई करना चाहें तो आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई पे क्लिक करेंगे तो आप इसमें क्वांटिटी वगैरह जो भी अगर डिलीट करना चाहें, आप अगर यदि चाहें तो इस आईपीओ को डिलीट करना चाहें तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। अब आपको वेट करना होगा, जो अलॉटमेंट डेट है उस समय आपने चेक करना है। उसके एक दिन पहले ही आपके पास मैसेज आ जाएगा कि आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं या नहीं हुए तो दिए हुए टाइम पीरियड में आपके अकाउंट में वो पैसा जो है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो के एंड में हम थोड़ी सी जानकारी कंपनी द्वारा किए गए आईपीओ प्रोसेस को जान लेते हैं। आईपीओ प्रोसेस एक लंबी प्रक्रिया है जो कई भागों में बांटी जा सकती है। पहला, एक इन्वेस्टमेंट बैंक का चयन करना। आईपीओ प्रोसेस की पहली स्टेप में कंपनी द्वारा एक इन्वेस्टमेंट बैंक का चयन किया जाता है। इस इन्वेस्टमेंट बैंक का चयन कंपनी को आईपीओ पर सलाह देने और अंडरराइटिंग सर्विसेज देने के लिए किया जाता है। दूसरा है ड्यू डिलिजेंस एंड रेगुलेटरी फाइलिंग पूरी करना। इस स्टेप में सभी रूल्स और रेगुलेशन की पालना सुनिश्चित की जाती है। इसमें अंडरराइटिंग सर्विसेज और रेड प्रॉस्पेक्टस तैयार किया जाता है। सेबी, एनएससी, बीएसई, सिक्योरिटी कंट्रोल रेगुलेशन एक्ट, कंपनी एक्ट के संबंधित सभी औपचारिकताएं पूरी की जाती हैं। तीसरा है प्राइसिंग। इन्वेस्टमेंट बैंक की प्राइसिंग की जिम्मेदारी निभाता है। यहाँ पर कंपनी का वैल्यूएशन किया जाता है। इसमें इशू साइज, इशू प्राइस, कितने शेयर जारी किए जाएंगे आदि तय किए जाते हैं। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें इश्यू को अलग अलग कैटेगरी के निवेशकों को बेचने का कार्य होता है। इसमें QIB, NII, रिटेल निवेशक होते हैं। उसके बाद है एप्लीकेशन प्रोसेस। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद निवेशकों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। 6th स्टेप है शेयर्स अलॉटमेंट। एप्लीकेशन प्राप्त होने के एक सप्ताह के अंदर शेयर अलॉटमेंट किया जाता है। जिनको शेयर्स अलॉट किए गए हैं उनके डीमैट अकाउंट में शेयर्स क्रेडिट कर दिए जाते हैं। और फाइनली है स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग। शेयर्स अलॉटमेंट के बाद 2 से 3 दिन में कंपनी के शेयर्स की लिस्टिंग स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE या BSE पर होती है। इसके बाद इनके शेयर सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक सही समय पर पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।